राजधानी में आज एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र संघ चुनाव सहित कई मांगों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च करते हुए निकले। इस दौरान पुलिस के बीच रास्ते में बैरिकेड लगाकर प्रदर्शनकारियों को रोका। यहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नर्सिंग कॉलेज में हो रही गड़बड़ियों की जाँच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। हमारी ये मांग है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से बहुत समय से छात्र संघ चुनाव बंद हो पड़े हैं, सरकार इस पे चुप्पी खाए बैठी हुई है। सरकार ये डरती है कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स होती है उससे नए नए छात्र नेता ना निकल के आए, और उसी मुद्दे को लेके इनने छात्र संघ चुनाव बंद करके रखे हुए हैं। हमारी ये आज मांग है कि छात्र संघ चुनाव फिर से मध्य प्रदेश में चालू होने चाहिए। SIR का मामले, SIR में हम ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करते हैं। SIR लगातार पूरे देश में इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये साफ साफ साबित होता है कि अगर कुछ भी इनको करना है, SIR में ट्रांसपेरेंसी दिखना जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी ये नहीं दिखाते हैं, ये डरते हैं क्योंकि ये वोट चोरी जैसी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। अभी आपने देखा होगा कैसे ब्राजीलियन मॉडल का लगातार फोटो वायरल करके वोटर लिस्ट में ऐड कर दिया गया, और इन सब चीज़ों से साबित होता है कि वोट चोरी जैसे मुद्दे देश में हैं, और हमारे जननायक राहुल गांधी जी इसके लिए पूरे देश भर में आवाज़ उठा रहे हैं। विराज यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, NSUI। NSUI अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर राजभवन जा रही है और यहाँ राजभवन तक पैदल मार्च करेगी। NSUI छात्र संघ चुनाव मध्य प्रदेश में लंबे समय से बंद है। हम प्रत्यक्ष प्रणाली से छात्र संघ चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। वहीं देश में जिस प्रकार से लगातार वोट चोरी हो रही है और उस मुद्दे को हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, उसको लेकर, और जिस तरह से मध्य प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों और नर्सिंग कॉलेजों में लंबे समय से फर्जीवाड़ा चल रहा है, उन दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर आज हम राजभवन तक पैदल मार्च करेंगे। और आज हमारा पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार से मांग है कि छात्र संघ चुनाव तत्काल बहाल किए जाए और प्रत्यक्ष प्रणाली से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो। और यही नहीं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था लचर हो चुकी है, वहाँ निजी विश्वविद्यालय हो या नर्सिंग कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, सब में फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिसको लेकर आज हमारा यहाँ मार्च है और हम आज प्रदर्शन करेंगे। गांधी जी ने बताया कुछ दिन पहले पत्रकार वार्ता कर कि एक ब्राजील की मॉडल ने 19 जगहों पर हरियाणा में वोट किया, तो ये वोट किसने डाला और ये कौन लोग हैं जो वोट डलवा रहे हैं, और ब्राजील की मॉडल का फोटो इस्तेमाल करके फर्जी वोट डाला गया है। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक संकेत है कि देश में मोदी सरकार के द्वारा बड़ा वोट चोरी किया जा रहा। भाजपा सरकार पूरी तरह से वोट चोरी में लिप्त है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर पूरी तरह से वोट चोरी की जा रही है देश की जनता की। जल के बिना जीवन नहीं, इसलिए हमने तय किया है कि हमारी जो पुरानी जल संरचना है उनका पुनरुत्थान करेंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मित्रों, आज मैं बैंगलोई पालम गांव में हूं। मेरे सहयोगी मंत्री चंद्रशेखर पेमास्वामी जी, हमारे लोकल MLAs और बाकी साथियों के साथ वाटरशेड महोत्सव का प्रारंभ हम कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से इस बार वाटरशेड में हमने तय किया है कि हम पुरानी जो वाटर बॉडीज है उनको भी ठीक करेंगे, उनका पुनरुत्थान करेंगे। जल ही जीवन है, जल के बिना जीवन नहीं और मिट्टी के बिना खेती नहीं, तो पानी भी बचाना पड़ेगा और मिट्टी सॉइल भी बचानी पड़ेगी। और वाटरशेड की योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना, जल और माटी दोनों को बचाने के लिए वरदान है। वाटरशेड मिशन के अंतर्गत कई वाटर बॉडीज बनी पहले, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, पर्कुलेशन टैंक, जिससे वाटर रिचार्ज भी हुआ। 6-6 मीटर तक पानी ऊपर आया, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज हुआ।
किसानों को भी फायदा हुआ, उनका उत्पादन बढ़ा और कई जगह तो एक फसली जो जमीन थी वहां 2-2 फसल हो रही है। दिल्ली लाल किला कार विस्फोट की घटना पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कल दिल्ली में हुई दुखद घटना में मारे गए सभी लोगों के प्रति मैं अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस गहन दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवारों को शक्ति और धैर्य प्रदान करे। मैं अपने देशवासियों को आश्वासन करना चाहता हूं कि देश की अग्रणी जांच एजेंसियां इस घटना की त्वरित और गहन जांच कर रही हैं। जांच के निष्कर्ष जल्द ही सार्वजनिक किए जाएंगे। And foremost, I extend my heartfelt condolences to all those who lost their lives in the tragic incident that occurred in Delhi yesterday. I pray to God to grant strength and solace to the bereaved families in this hour of deep grief. From this platform, I wish to assure my citizens that the country's leading investigative agencies are conducting a swift and thorough inquiry into the incident. The findings of the investigation will soon be made public. I want to formally assure the nation that those responsible for this tragedy will be brought to the justice and will not be spared under any circumstances. जय जलद जनपद में अपराध नियंत्रण, शांति, कानून व्यवस्था बनाए रखने में दृष्टिगत हापुड़ पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, बाजार, मार्गों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि में चलाए जा रहे हैं संघ चेकिंग अभियान के संबंध में पुलिस अधीक्षक हापुड़ कुंवर ज्ञानंजय सिंह। ये पूरे यूपी में रेड अलर्ट किया गया है। सभी फोर्स, सभी थाना प्रभारी, सभी चौकी इंचार्ज, सभी अधिकारी फील्ड में हैं और राजधानी क्षेत्र में जो एक विस्फोट की घटना हुई उसके मद्देनज़र सबको निर्देश मिले हैं हम लोगों को। और हम लोग विशेषकर जो महत्वपूर्ण स्थान है जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, महत्वपूर्ण मंदिर है, महत्वपूर्ण चौराहा है, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, टोल प्लाजा है, मिश्रित आबादी है, इन सब जगहों पर हम लोग विशेष सतर्कता बरत रहे हैं और विशेष रूप से हम लोग उन अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं लावारिस वाहनों पर और इस तरह का कोई संदेहास्पद कोई वस्तु हो उसकी चेकिंग में हम लोग अपने को लगाए हुए हैं और पूरी स्थिति को अपने सतर्क दृष्टि रखते हुए पूरी स्थिति पर अपने पूरे जनपद में सबको अलर्ट किया गया है। तो कितने संदिग्ध वाहन कुछ मिले हैं क्या हापुड़ स्टेशन पे? हापुड़ स्टेशन में तमाम ऐसे वाहन खड़े हुए हैं जो उनके नंबर से हम लोग तलाश रहे हैं। उनके मालिकों का भी कुछ का पता चल रहा है, कुछ के नंबर्स जो है बंद हो गए हैं, बाद किसी और को अलर्ट हो गए हैं, तो उनके असली मालिकों की तलाश की जा रही है और उसके पूरे गाड़ी की तलाशी ले करके शिनाख्त करके उसकी और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो बता यार कई दिन से ये वाहन खड़े हुए हैं। हाँ, यहाँ पर इस तरह का ट्रेंड है कि लोग गाड़ी खड़ी करके अपने बिजनेस और व्यवसाय के लिए चले जाते हैं, 2-2, 3-3 दिन बाद आते हैं। अभी आरपीएफ के लोग हमारे साथ हैं, उनको निर्देशित किया गया है कि इसको पूरी व्यवस्था को एक तरीके से इसको व्यवस्थित करें जिससे कि लावारिस गाड़ियाँ न खड़ी होने पाएँ या जो लीगल लोग हैं वो अपनी गाड़ी लेके आके खड़ी करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए वो कदम उठाएं। रायपुर में इधर लोग जागरूक हो गए हैं। हर जाति ये चाहती है कि उनकी गिनती हो और राष्ट्रीय पार्टी भी आजकल रीजनल पार्टियों का नैरेटिव फॉलो कर रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। छत्तीसगढ़ में यादव समाज की संख्या काफी ज्यादा है सर, अगर ओबीसी उसमें कहें तो लगभग पहले दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन आपकी पार्टी जो है खासकर बिहार और यूपी में यादवों को लेकर ज्यादा फोकस रही, छत्तीसगढ़ में कैसे फोकस करें ताकि आपके यादव समाज के लोग आपसे जुड़े रहें? देखिए, ये जो सवाल आपने किया है ये सवाल इतना उलझा हुआ है जितना राजनीति उलझी रहती है। राजनीति भी उतनी उलझी है जितना आपका सवाल उलझा हुआ है। ये सही बात है कि कौन कहाँ पैदा होता है इसका किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि मैं उस परिवार में पैदा हो गया इसलिए मैं यादव हो गया, आप किसी और परिवार में पैदा हो गए तो आप वो हो गए। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इधर लोग जागरूक हो गए हैं और जागरूक होकर के पूरे देश में ये बहस छिड़ी हुई है। हर जाति ये चाहती है कि उसकी गिनती हो। पूरे देश में एक अच्छाई ये आई है कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी जाति के बारे में गिनती हो और जानकारी हो। और ये बात यहाँ तक पहुँच गई है कि राष्ट्रीय पार्टियां भी आजकल रीजनल पार्टीज का जो नैरेटिव है उसको फॉलो कर रहे हैं। मुझे याद है लोकसभा में
जिस समय नेताजी थे, शरद यादव जी थे, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी थे और दक्षिण भारत के बड़ी संख्या में नेता, रीजनल पार्टी के बड़ी संख्या में लीडर्स ये मांग कर रहे थे कि जाति जनगणना हो, जातियों को गिना जाए और गिन करके उनको अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। ये लड़ाई लड़ी गई थी, उस समय सरकार दूसरी थी और वो लड़ाई आज भी चल रही है। बिहार इलेक्शन फेज 2 वोटिंग जुमई से बीजेपी विधायक श्रेयस सिंह ने अपने प्रत्येक गांव नया गांव में किया मतदान। कहा लोकतंत्र से इस महापर्व के सभी लोग शामिल हो, सशक्त राज बनाने में अपनी भागीदारी दे। हमारा देश भारत आज हम लोग बिहार में फेज 2 के पोलिंग के चरण पे हैं। हमने अपना वोटिंग का जो अधिकार है उसका उपयोग किया है और मैं आशा और उम्मीद करती हूँ कि जम्मू ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ भी आज सेकंड फेज में पोलिंग हो रही है, जितने भी मतदाता हैं वो अपने इस अधिकार का उपयोग करेंगे, एक सशक्त राज्य और सरकार बनाने में अपनी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित करेंगे। क्या ट्रेंड लग रहा है, क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि महिलाओं में बहुत उत्साह है। महिलाएं आगे निकल के पहले मतदान फिर जलपान का पालन करते हुए सबसे पहले बूथ पर अधिकांश जगहों पर महिलाएं ही आ रही हैं। बहुत ही फेयर पोलिंग का अभी तक सब जगह से फोन आ रहा है। क्या विकास ही हावी रहेगा इस मतदान में? मुझे लगता है कि हमेशा जब बात राजनीति की हो, चुनाव की हो, मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास हो। वोट चोरी हो रही है। पुलवामा जम्मू कश्मीर लाल किले के पास हुए विस्फोट में संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी की भाभी मुजलिमा ने कहा कि उन्होंने मेरे पति देवर और सास को ले गए। उन्होंने हमसे उमर के बारे में पूछा, हमने बताया कि वह दिल्ली में है। फिर वे तीनों को पूछताछ के लिए ले गए। उन्होंने उमर से आखिरी बार पिछले शुक्रवार को बात की थी। मैं मेरे बच्चों से बहुत जुड़ा था और उन्हें बहुत प्यार करता था। जब भी वह घर आता था क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहता था। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। मैं जब्ती में मामले में आरोपी को नहीं जानती, वह उस तरह का इंसान नहीं था। उसे पढ़ाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ा। हमने कड़ी मेहनत की ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हो सके और हमारी देखभाल कर सके। आपका नाम? मुजम्मिल जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आज आपके घर पे पुलिस आई थी, आपके किन किन लोगों को यहाँ से पुलिस ने उठाया है? मेरे शौहर को, मेरे देवर को और मेरी सास को। क्या बोल के आपके सिक्योरिटी फोर्सेस ने क्या बोला और क्यों ले गए उनको? नहीं, वो पहले उन्होंने कहा कि उमर कहाँ, हमने बोला दिल्ली में है, उमर दिल्ली में है। थोड़ी सी पूछताछ करके उनको ले जा सकते हैं, फिर उनको लेके गए। आपकी बात कब हुई थी उमर से? और लास्ट फ्राइडे को हमने बात की थी। लास्ट फ्राइडे? उसके बाद कोई बात नहीं हुई? उसके बाद कोई बात नहीं हुई, बस लास्ट फ्राइडे को हमने उमर के साथ बात की थी। आज करते थे ना, बच्चों के साथ बातें करते थे, बच्चों से बहुत प्यार था, जुड़ाव था, लगा था, उस वजह से वो ज्यादा बातें। वो जब घर आता था ना, वो क्रिकेट में इन्वॉल्व रहता था, बहुत लगाव था, बहुत लत थी क्रिकेट की, उसे बहुत लत। जीएमसी अनंतनाग से ही डॉक्टर अदील राठौर को भी जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया हुआ है। उनका नाम भी आया है। क्या उनके साथ कोई दोस्ती, उनके साथ कोई राबता था इनका? वो तो हॉस्पिटल का रूल है, वो तो उन्हें वहीं पता होगा, या तो हमारे घर आता होगा तो मैं बोलती कि वो आया है। वो जब आया ही नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैं जानती भी नहीं, मैं उसको नहीं जानती अदील को, मैंने नाम सुना है आप लोगों से बस। डॉक्टर साहब पर इल्जाम आ रहा है कि इसी ने किया है, जो हमला हुआ इसने किया। इसके हवाले से आपका क्या कहना है? मैं क्या कह सकती हूँ इसके हवाले से? बस मैं यही कह सकती हूँ कि इस टाइप का वो इंसान था ही नहीं, हमें लगता ही नहीं था। हमें तो बस यही, हमने कितनी स्ट्रगल की उसे पढ़ाने में, यहाँ तक पहुँचाने में, पूरी मेहनत की, पूरी लगन के साथ उसे यहाँ तक पहुँचाया था ताकि वो कुछ कमा सके और फिर हमें भी कुछ खिलाए पिलाए। आपको क्या विश्वास हो रहा है कि वो ऐसा कर सकता है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, मैं तो परेशान हो रही हूँ। डॉक्टर साहब की शादी हुई है कि नहीं हुई है? अभी एंगेजमेंट हुई थी, शादी नहीं हुई थी। तो कितना टाइम हुआ उसको जब घर आया नहीं? वो कितना टाइम? पिछले 2 महीने से वो घर नहीं आया। 2 महीने पहले आया था, अब नहीं आया। प्रिया जी आ रही है। तो आपको लगता है कि वो इस आइडियोलॉजी का हिस्सा हो सकते थे या कुछ उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कभी? आपको ऐसे तो कोई बात ही नहीं, वो तो शांत स्वभाव का इंसान था, शांत रहता था, बातें ज्यादा नहीं करता था,
ज़्यादा किसी में इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, दोस्त नहीं थे, खाली पढ़ाई करता था। ये मुझे पता है, जितना मुझे पता है मैं उतना ही कह सकती हूँ, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। बट पिछले एक हफ्ते में आपने कहा एक हफ्ता पहले बात हुई थी, उससे पहले कोई बात एक हफ्ता नहीं, 3 दिन पहले हमसे 3 दिन पहले आपकी बात हुई थी। क्या बात हुई थी? बस इतना ही कहा था, कैसे हो मामा। जब कोई घटना में किसी की जान चली जाती है तो सरकार केवल सोशल मीडिया पर संवेदना जता देती है, पीड़ितों के लिए कोई इंतजाम नहीं करती। कल ब्लास्ट के बाद LNJP में यही हुआ, कहा कि किसी को एम्बुलेंस तक नहीं दी गई है। सरकार तालिबान को एम्बुलेंस मुहैया कराती है, लेकिन पीड़ितों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की जाती। उनके परिवार से कहा जाता है खुद ही इंतजाम कर लो। देखिए, कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो हम देखते हैं सरकार के बड़े बड़े नेता अलग अलग पद पे एक बात कहते हैं कि भाई जिन लोगों के परिवार वालों की मृत्यु हो गई उनको हमारी गहरी संवेदनाएं, ईश्वर उनको दुख सहने की शक्ति दे, घायलों को जल्द इलाज हो। मगर ये बातें सिर्फ ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे लिखने के लिए ना हो। सरकार इसको दिल से सोचे। जब किसी के घर का कोई आदमी मरता है और आप टाइप करके कह देते हैं कि इसको संवेदनाएं भेज दो, तो संवेदना की कोई कीमत नहीं है अगर उसके परिवार वाले की लाश के लिए एक सरकार एम्बुलेंस भी ना दे पाए। एक दिल्ली का सबसे बड़ा अस्पताल जिस पे देश के गृह मंत्री आए और बोले सब ठीक चल रहा है, मुख्यमंत्री आई बोली सब ठीक चल रहा है, और जिनके गरीब लोगों के परिवार के लोग मारे गए, जिसको बेचारे को फोन आया और वो भागा भागा आ गया यहाँ पे, ना उसने पर्स देखा, ना मोबाइल देखा, ना उसने पैसा देखा, वो भाग के आ गया यहाँ पे, और उसको ये बोला जाए भाई साहब लाश तो पड़ी है आपकी, एम्बुलेंस का इंतजाम कर लो। इस सरकार के पास एम्बुलेंस नहीं है। वो सरकार जो तालिबान को एम्बुलेंस दे सकती है, वो सरकार अगर उन लोगों को भी एम्बुलेंस नहीं दे सकती जो जिनके शरीर को घर ले जाना हो, तो ये बड़ा दुखदाई है, बहुत गलत है। और मुझे लगता है कि सरकार को इसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हमने अंदर भी बोला है कि कम से कम जो लोग अब इंजर्ड हैं उनको अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे तो उनको एम्बुलेंस कम से कम दे दीजिएगा। और ऐसा नहीं है एम्बुलेंस की कमी है, सरकार के पास बहुत एम्बुलेंस है। जब मंत्री मुख्यमंत्री जाते हैं तो अच्छे साथ साथ एम्बुलेंस चलती है। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होता है तो खूब एम्बुलेंस वहाँ पे लगाई जाती हैं। तो एम्बुलेंस की कम से कम एम्बुलेंस जो है, एक मृत शरीर को एम्बुलेंस मिल जाए, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। हम लोग घायलों से मिले, डॉक्टरों से हमने बात की, घायलों का इलाज चल रहा है और ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द से जल्द जो है स्वस्थ होके आए। सरकार का मैंने सुना था, सरकार ने कई जगह कहा था कि अगर देश पर आतंकवादी हमला होगा तो उसको एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसको युद्ध माना जाएगा। मगर ये पहला देश है जहाँ पे युद्ध हो रहा है, मगर प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पे सुबह निकल गए हैं। ये भी मुझे लगता है दुनिया में पहला ऐसा जो है वाकया होगा। युवती का लाइव मर्डर। एक तरफा प्यार में पागल युवक ने सड़क किनारे चाकू से लेता युवती का गला, दिन दहाड़े खुलेआम बीच सड़क पर युवती का मर्डर। ग्रामीणों ने युवक की करी बेदम पिटाई। युवती का नाम ऋतु भंडारी और पिता रविशंकर भंडाकर आमगांव बताया जा रहा है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की। युवती ने शव को बिहार अस्पताल लाए, युवक को हिरासत में ले लिया गया। भोपाल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुरेंद्र लाल पटवा की जयंती पर उन्हें सादर नमन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा पहुंचे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। हम सभी पद्म विभूषण श्राद्ध सुंदरलाल पटवा की 101 जन्म जयंती मना रहे हैं। पटवा जी की स्वर्ण मोन्तार भारतीय राजनीति की दूसरी पीढ़ी है। वो शालका पुरुष थे जिन्होंने संगठन के प्रति समर्पण, राष्ट्र प्रथम और समाज के अंतिम वेदिका के कल्याणत को अपने समाज जीवन का सूत्र वाक्य बनाया। स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के जन्मदिन पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारा देश और सारा प्रदेश इस बात को जानता है कि स्वर्गीय पटवा जी
एक आदर्श कार्यकर्ता थे, एक आदर्श प्रशासक थे, आदर्श जनप्रतिनिधि थे और आदर्श नेता के रूप में उन्होंने अपना सफलतापूर्वक जीवन जिया। वे मध्य प्रदेश की विधानसभा में विधायक भी रहे, वे 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के रहे और केंद्र सरकार में रसायन एवं उर्वरक, ग्रामीण विकास और खनिज मंत्री के रूप में भी उन्होंने अपनी प्रशासनिक दक्षता का परिचय दिया। पटवा जी अत्यंत ओजस्वी वक्ता थे। उस कालखंड की जो विधानसभा की बहसें हैं और उसमें पटवा जी का जो भाषण है वह निश्चित रूप से आज भी प्रासंगिक है। आज वो शरीर से हम सबके मध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रवाद के पथ पर चलने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए उनका जीवन, उनकी कार्यपद्धति एक प्रेरणा है। आज उनका जन्मदिन है। विधानसभा में हम सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हम सबको प्रभु वो शक्ति प्रदान करे जिससे कि पटवा जी और कुशाभाऊ ठाकरे के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन का सद्मार्ग और जीवन का दायित्व पूर्ण कर सकें। यही विनम्र श्रद्धांजलि है। देखिए